हमारी सोने और घास की रसोई है। अरे तू भी ना, सपने तो सपने होते हैं, पर ये सपना अच्छा था, काश सच हो जाए, हमारी सोने की रसोई हो जाए। रीना ने बस ये सपना दिल में संभाल कर रखा। दिन बीत रहे थे और उनकी मजदूरी और कड़ी मेहनत से गुजारा हो रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी और पैसों की कमी के कारण उन्हें कई बार भूखा सोना पड़ता था। एक दिन गांव में मेला लग रहा था। मेला देखने के लिए दोनों बहनें गई और वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई। वो औरत कुछ अलग सी लग रही थी। उसकी आंखों में ज्ञान और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटा, तुम दोनों का नाम क्या है? मैं मीना हूँ और ये मेरी बहन रीना। तुम दोनों बहुत स्नेह से रहती हो। तुम दोनों में एक साफ और प्यारा दिल है। जी माँ जी, हम तो बस जीने की कोशिश कर रही हैं। औरत ने उन्हें एक घास का छोटा सा पोछा दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और इस पोछे से अपनी पूरी रसोई को साफ करना। ये तुम्हारे सपने को सच कर सकता है। दोनों बहनें हैरान थी, पर उन्होंने सोचा कि कुछ नुकसान नहीं होगा। उन्होंने वो घास का पोछा अपने घर की रसोई में रख दिया और दूसरे दिन पूरी रसोई को साफ कर दी। उसके बारे में सोचा भी नहीं। रात को जब दोनों बहनों सो रही थी तो उन्होंने अचानक अपने घर में एक अजीब सी चमक देखी। जब वो उठकर रसोई में गए तो वो हैरान रह गए। उनके सामने सोना और घास के ढेर लगे हुए थे। पूरी रसोई घास की थी और चूल्हे पर जो खाना बन रहा था वह बिल्कुल सोने का था। दीदी, ये तो वही है जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। हाँ मेरी बहन रीना, ये तो सच में हो रहा है, पर ये कैसे मुमकिन है? दोनों बहनें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने उस सोने को बेचा और काफी पैसे कमाए। अब उनके पास जीने के लिए एक अच्छा खासा पैसा और सुख सुविधा थी, पर पैसों के साथ साथ अब उनका दिल बदलने लगा। रीना को अब हर वक्त सोना और पैसे ही दिखाई देते थे। दोनों बहनों का रिश्ता धीरे धीरे दूर होने लगा। दीदी, अब हमारे पास पैसा ही पैसा है, तो क्यों ना एक बड़ा सा घर बनाए? पर रीना, हमें तो अभी भी ये छोटा सा घर ही पसंद है। हम यहाँ खुश हैं। बड़े घर में तो तू एक कमरे में रहेगी, मैं एक कमरे में रहूंगी। पहले हम दोनों कितना अच्छा समय बिताते थे। पैसे आने के बाद तो तुम हर वक्त शॉपिंग में रहती हो, मुझे समय नहीं दे पाती। दीदी, तुम हमेशा पुरानी सोच में ही रहती हो। हमारे पास अब पैसा है तो हम बड़े घर में क्यों ना रहें? मीना ने देखा कि पैसा रीना के मन पर छा गया था और उसकी मासूमियत खो रही थी। रीना अब सिर्फ अपने स्वार्थ में ही सोचती थी। उसकी पुरानी प्यारी भावनाएं धीरे धीरे मिट रही थी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि रसोई में सोना और घास कम होने लगा था। रीना, लगता है ये सोना धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद ये हमारे रिश्ते की परीक्षा ले रहा है। कैसी परीक्षा दीदी? तुम बस नेगेटिव सोचती हो। हम और सोना ले सकती हैं। हम दिन में 3 टाइम खाना पकाने की जगह हम इसे 10 बार पकाएंगे तो हमारे पास और ज्यादा सोना होगा। मीना चुप रही और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। रीना ने 3 बार की जगह उस दिन 10 बार खाना बनाया। सब सोना ले जाकर बाजार में बेच दिया। एक बहुत ही बड़ा घर बनवा लिया, पर अब सोना और घास बिल्कुल खत्म हो चुके थे। एक दिन वही बुजुर्ग औरत फिर से उनके दरवाजे पर आई। उसने देखा कि मीना के चेहरे पर उदासी थी और रीना के चेहरे पर पैसे होने का घमंड। क्या हुआ बेटा, क्या तुम दोनों खुश नहीं हो? माँ जी, पैसा तो आया पर सारी खुशियाँ चले गई मेरी। और बेटी तू, क्या तुझे अब भी पैसों से खुशी मिल रही है? हाँ दादी अम्मा, पैसा ही तो सब कुछ है। बेटा, पैसा इंसान को भटकाता है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें जो घास दिया था वो एक शर्त के साथ दिया था। शर्त? कैसी शर्त? ये घास उसी को सोना बना के देगी जो अपने दिल को पवित्र और निर्मोह रखेंगे।
तुम दोनों का प्यार और मासूमियत ही तुम्हारी असली सोना थी। रीना को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि पैसा पाने के चक्कर में उसने अपने रिश्ते और प्यार को खो दिया था। देखो तुम्हारी बहन का चेहरा, देखो कैसे मुरझा सा गया है। इसको पैसों की जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारे साथ और प्यार की जरूरत है। रीना ने अपनी बहन की तरफ देखा। दादी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने पैसों के चक्कर में अपने ही रिश्ते को बिगाड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, अब तुम अपनी असली खुशी और रिश्ते की कदर करो। अब पैसा आता जाता है पर असली सोना तुम्हारे अपने रिश्ते और भावनाएं हैं। उस दिन के बाद रीना ने अपनी भूल की माफी मांगी और अपने रिश्ते और मीना के साथ प्यार भरी जिंदगी जीने लगी। उन्होंने अब सीख लिया था कि असली सोना पैसा नहीं बल्कि प्यार और अपनी सच्ची भावनाएं हैं। और इस तरह मीना और रीना ने अपनी जिंदगी असली खुशी को पाया और एक सिंपल पर खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगी। जो भी घास की रसोई में सोना बनता वो दोनों थोड़ा खुद के लिए रख लेती और बाकी सब गरीबों में बांटती। हंसते खेलते सुकून की जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। असली सोना हमारे रिश्ते और प्यार और ईमानदारी में छुपी है। किसी गांव में काजल नाम की एक लड़की अपनी 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। प्रियंका और शांति दोनों बहुत ही बुरी थी। वो दोनों हमेशा चोरी करना और दूसरों को धोखा देने जैसे बुरे काम किया करती थी। लेकिन काजल ईमानदार और सच्ची लड़की थी। वो मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। फिर एक रात प्रियंका और शांति कहीं से चोरी करके घर लौटती हैं। अरे वाह, आज तो हमें ढेर सारे पैसे मिले हैं। ये हीरे का हार, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसे बेचने पर हमें लाखों रुपए मिलेंगे। हाँ, हमने बहुत मेहनत जो की है, लेकिन हमारे हाथों उस औरत का और उसके बच्चों का खून हो गया। हमें बड़ी सावधानी से दौलत को खर्च करना होगा, वरना लोगों को हम पर शक हो जाएगा। दूसरी तरफ काजल दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो तुम दोनों एक औरत और उसके बच्चे को मार कर आ रही हो। मैं तो समझ रही थी तुम दोनों छोटी मोटी चोरियां करती हो, लेकिन तुम तो कातिल निकली। हम चाहे कुछ भी करे, तुझे क्या लेना देना? चल जा यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन सीधा गांव के सरपंच के पास जाऊंगी और उसे तुम दोनों की सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम दोनों खूनी हो। तुमने और तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर सच में ये सरपंच के पास पहुँच गई तो हमारा पूरा भांडा फूट जाएगा। लगता है हमें इसकी भी जान लेनी पड़ेगी, तभी हम दोनों सुकून से रह पाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें काजल को पकड़ लेती हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। हम इसे यहाँ नहीं मारेंगे बल्कि इसे समुद्र में डुबाकर मार देंगे। समुद्र में रहने वाली मछलियाँ इसके शरीर को खा जाएंगी और इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर दोनों बहनें काजल को बांधकर उसे एक नाव में बैठा देती हैं। फिर वो दोनों काजल को बीच समुद्र में ले जाकर उसकी खूब पिटाई करती हैं और उसे पानी में धक्का देकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन उस समुद्र में अनामिका नाम की जलपरी रहती थी। अनामिका सारी घटना देख लेती है। वो फौरन काजल को बचाकर उसे समुद्र के अंदर बनी गुफा में ले जाती है। फिर अनामिका जलपरी काजल को एक जादुई दवाई पिला देती है। अगले ही पल काजल के सर के अंदर से कागज बाहर निकल आता है। उस कागज के ऊपर काजल की जिंदगी की सारी कहानी लिखी थी। ये लड़की बहुत ईमानदार और दयालु है। इसके साथ नाइंसाफी हुई है। अब मैं इसकी सहायता करूंगी। फिर अनामिका काजल को होश में ला देती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी। कोई बात नहीं, तुम जैसी नेक लड़की की जान बचाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद अनामिका अपने घर में रखा जादुई चूल्हा काजल को दूध देते हुए कहती है, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इस पर जो सुनहरे रंग का बटन दबाते ही तुम्हारे आसपास सारे बर्तन के साथ साथ एक सुंदर सी सुनहरी रसोई प्रकट हो जाएगी।
जिस पर जो भी तुम पकाओगी वो सोने का बन जाएगा। और ये चांदी का बटन दबाते ही तुम्हारे आसपास की सारी रसोई चांदी की हो जाएगी। और इसमें तुम पत्थर डालकर जिस खाने का नाम लोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और इसके बाद तुम अपने साथ साथ दूसरे गरीब लोगों को भी जितना चाहे उतना खाना खिला सकती हो। मुझे इतना अच्छा उपहार देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी। उसके बाद अनामिका जलपरी काजल को समुंदर के किनारे पहुंचा देती है। पर काजल वहां पास के बाजार में जाकर जादुई चूल्हे को एक पेड़ के नीचे रख देती है। उसके बाद काजल चूल्हे पर लगा बटन दबा देती है। अगले ही पल वहां एक सुंदर सी सुनहरे रंग की रसोई प्रकट हो जाती है। तभी काजल के पास दो छोटे बच्चे आते हैं। दीदी, तुम्हारी दुकान तो बहुत सुंदर है, आखिर तुम यहाँ क्या बेच रही हो? बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारी पसंद की चीजें तुम्हें दे दूंगी। मुझे ढेर सारी मैगी खानी है। और उसमें एक पत्थर डाल देती है जिसे मैगी खाने के लिए बन जाती है। अगले ही पल वहाँ एक तेज रोशनी होती है जिसके साथ ही वो पत्थर मैगी के रूप में बदल जाता है। उसके बाद काजल इसी तरह समोसे भी तैयार कर लेती है। ये देख दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों काजल से मैगी समोसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद काजल को एक औरत दुखी होकर जाते हुए दिखाई देती है। क्या बात है आंटी, आप बहुत दुखी लग रही हो। क्या बताऊं, आज मेरी बेटी की शादी है। मैंने जिस औरत को खाना बनाने का ऑर्डर दिया था अचानक वो बुरी तरह बीमार पड़ गई है। मैं काफी जगह भटक कर आ गई लेकिन मुझे कोई खाने बनाना वाला नहीं मिला। शादी में खाना नहीं बना तुम बाराती नाराज होकर लौट जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, आप फिक्र मत करिए, मैं बारातियों के लिए तरह तरह का स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। लेकिन तुम तो अकेली हो, इतने सारे लोगों को खाना कैसे बनाओगी? आप चिंता मत करिए, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी। आप एक मिनट रुकिए। काजल चूल्हे पर लगा पीले रंग का बटन दबा देती है और पूरी रसोई सोने की बन जाती है। वो सोने की रसोई में पत्थर डालकर खाना बनाती है। फिर वो सारा खाना सोने का बन जाता है। काजल उस औरत को थोड़ा सा सोना देते हुए कहती है, आंटी आप बहुत ज्यादा गरीब लग रही हो, शायद आपने अपनी बेटी के लिए गहने नहीं खरीदे। लीजिए ये थोड़ा सा सोना है, इसे बेचकर अपनी बेटी के लिए आप सोने के जेवर खरीद लीजिए और खाना बनाने का काम मैं संभालूंगी। उसके बाद काजल अपना चूल्हा रसोई लेकर उस औरत के घर में पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है। आज से पहले आप लोगों ने शादियों में तरह तरह का खाना खाया होगा, लेकिन आज मैं आप सबकी पसंद का खाना आपको खिलाऊंगी। आप सब प्लेट लेकर लाइन में खड़े हो जाइए। जैसे जो खाना है उसके बारे में मुझे बता दीजिए, पल भर में मैं आपका खाना प्रकट करा दूंगी। उसके बाद काजल एक एक कर सभी बारातियों को उनके पसंद का खाना देने लगती है। लेकिन उस बारात में प्रियंका और शांति भी आई हुई थी। काजल को जिंदा देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो अभी तक जिंदा है और इसके पास जादुई चूल्हा रसोई भी है, आखिर ये कहाँ से मिला इसे? फिर शादी खत्म होने के बाद काजल जब वहाँ से आने लगती है कि तभी अचानक दोनों बहनें उसे पकड़ लेती हैं। काजल की बच्ची, अचानक तुझे ये जादुई चूल्हा कहाँ से मिल गया जो पूरा का पूरा चांदी का था? अब हम तुझे मारकर हम इस जादुई चूल्हे को अपने कब्जे में ले लेंगी। हाँ, लेकिन इस बार हम तुझे समुंदर में नहीं फेंकेंगी बल्कि चाकू से मारकर तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर वो दोनों काजल की पिटाई करना शुरू कर देती हैं। वो सब देख जादुई चूल्हे को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो कढ़ाई में गरम तेल प्रकट करके दोनों बहनों के ऊपर गिरा देता है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर जल गया, कोई बचाओ मुझे। ओहो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। अब मेरे रहते हुए कोई भी काजल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो तुम दोनों भागो यहाँ से, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। फिर दोनों बहनें घबराकर वहाँ से भाग जाती हैं। ये देख काजल बहुत खुश होती है। फिर उस दिन के बाद से वो दोबारा काजल को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती और काजल जादुई चूल्हे की मदद से काफी पैसे कमा लेती है और वो सोने की मदद से अमीर बन जाती है।
साथ ही वो गरीब को रोज मुफ्त में खाना भी खिलाया करती थी और बहुत सारी लड़कियों की शादी भी करवाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और काजल हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। एक गांव में सुलोचना नाम की लड़की अपने छोटे भाई के साथ अपनी मामा मामी के घर पर रहती थी। ए राहुल के बच्चे, इधर आ। ये तू कैसा शैम्पू लेकर आया है? इसे लगाते ही मेरे सर के ढेर सारे बाल टूटकर नीचे गिर गए। दीदी, आपने जिस शैम्पू का नाम बताया था मैं वही शैम्पू लेकर आया हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जरूर तूने और तेरी बहन ने शैम्पू की बोतल के अंदर कोई मिलावट की है। तभी वहाँ सुलोचना आ जाती है। आप किस शैम्पू के बारे में बात कर रही हो दीदी? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों ने शैम्पू में मिलावट की है, इसीलिए मेरे इतने सारे बाल टूटकर गिर रहे हैं। अब मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके बाद अर्चना डंडे से दोनों भाई बहन की खूब पिटाई करती है। फिर वो उन दोनों को रस्सी से बांधकर उनके सर के बालों को काटना शुरू कर देती है। अब मैं तुम दोनों के सर के सारे बालों को काट दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो। पहले ही हमारे फटे पुराने कपड़ों की वजह से मोहल्ले के लड़के लड़कियां हम दोनों का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप हमारे बालों को काट दोगी तो हम दोनों तो बहुत ज्यादा बदसूरत बन जाएंगे। दया करके हमें छोड़ दो दीदी। तभी वहाँ सुलोचना के मामा मामी आ जाते हैं। सुलोचना उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी की तरफदारी करने लगते हैं। अरे बेटी, तू इनके बाल कैंची से क्यों काट रही है? इन दोनों के बालों पर आग लगा दे। इन दोनों को तड़पते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। उसके बाद अर्चना दोनों भाई बहन के बालों में आग लगा देती है। दर्द के मारे दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों के सर के सारे बाल जल कर राख हो जाते हैं और वो दोनों बुरी तरह बदसूरत दिखने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी मजबूरी पर खूब रोते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अर्चना अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही थी। सुलोचना और उसका छोटा भाई राहुल दोनों मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। इस तरह कई घंटे बीत जाते हैं। भूख के मारे दोनों भाई बहन का बुरा हाल था। लोगों को मजे से खाते पीते देख राहुल से रहा नहीं जाता और वो सुलोचना से कहता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी रात हो गई है, ये लोग हमसे लगातार काम करवाते ही जा रहे हैं। हमें अनाज का एक दाना भी खाने को नहीं मिला। अगर मुझे थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद सुलोचना चुपके से केक का टुकड़ा उठाकर अपने भाई के पास ले जाती है। फिर सुलोचना अपने भाई को लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाती है। जल्दी से केक खा ले, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम दोनों की खूब पिटाई होगी। सुलोचना का भाई जल्दी जल्दी केक खाने लगता है, लेकिन तभी अर्चना उसे देख लेती है। अर्चना तुरंत अपने माता पिता को लेकर वहां पहुंच जाती है। तुम दोनों मेरी पार्टी से केक चुरा कर खा रहे हो, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल को बहुत भूख लगी थी दीदी, लगातार काम करने से वो बुरी तरह थक गया था, इसीलिए थोड़ा सा केक लेकर आई थी मैं। तुम दोनों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लगता है इस बार तुम्हें और कड़ी सजा देनी पड़ेगी। उसके बाद अर्चना दोनों भाई बहन के कान काट लेती है। दर्द के मारे दोनों भाई बहन जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेरहम अर्चना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों ने देख लिया ना मैं कितनी खतरनाक हूँ। अगर आज के बाद तुमने जरा सी भी भूल की तो मैं तुम दोनों के हाथ पैर काट कर फेंक दूंगी। उसके बाद लगातार 2 दिन तक अर्चना दोनों भाई बहन को खाना भी नहीं देती।
भूख के मारे राहुल की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है। सुलोचना अपने मामा मामी से उसके इलाज करवाने की बात करती है तो वो दोनों उसे डांटकर चुप करा देते हैं। ये अगर